हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर कर रहे हैं। इसके ऑथर हैं एब्राहम सिल्बरशल्स, पीटर बेयर गैल्विन और गेर गैगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि इंट्रोडक्शन है, हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, देखो आप एक चीज समझते हो कि हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, हमारा पीसी एक हार्डवेयर है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि हम एक ही सिर्फ हार्डवेयर से हमारी चीज नहीं काम करती, हमें सॉफ्टवेयर की भी नीड होती है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट प्रोवाइड द बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरमेडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, लाइक ये हमारे लिए इस एक ऐसा इंटरमीडिएटरी का काम करता है। लाइक ये यूजर है और ये कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, आप जानते हो कि हार्डवेयर से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इजीली डील करवाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एवरीवेयर। आप जानते हैं हर कहीं है, कार्स में है, होम अप्लायंसेस में है, आईओटीज में है, ठीक है, स्मार्टफोन्स में है, पर्सनल कंप्यूटर्स में है, इंटरप्राइजेस में है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग में है, मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। क्लियर है, स्टोरेज भी आती है। ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या हो जाएगी कि एलोकेट करना इन रिसोर्सेज को, प्रोग्राम्स को, मतलब प्रोग्राम्स को रिसोर्स एलोकेट करवाना। ठीक है, उनको जब रिसोर्सेज की नीड हो तब उनको रिसोर्स प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बिकॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, इट मस्ट बी क्रिएटेड पीस बाय पीस। आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक लार्ज प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है ना, तो हम उसको डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, इट इज क्रिएटेड पीस बाय पीस। ठीक है, इच दिस पीस शुड बी वेल डिलाइटेड पोर्शन सिस्टम विथ केयरफुली डिफाइंड इनपुट आउटपुट एंड फंक्शन। ये एक वेल डिलाइटेड मतलब क्या, एक वेल डिफाइंड फंक्शन हम कह सकते हैं, जहां पर इनपुट होता है, आउटपुट होता है और फंक्शन होता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये सारी फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम आगे समझते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं भली, कि यहाँ पर हम क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्क करता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे। ठीक है, और इसका कर्नल मोड और यूजर मोड हम समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन वेरियस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन प्रोवाइड एग्जांपल्स लाइक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये सारी ही पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, मेरा जो मोटिव है वो है 30 मिनट मैक्स टू मैक्स, बट अगर उससे थोड़ा ज्यादा या कम हो जाता है ना, तो आप थोड़ा सा समझे, क्योंकि हम चीजें जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम जल्दी के चक्कर में या वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर सकते। क्लियर है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम डू। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है हम देख लेते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड रफली इनटू 4 कंपोनेंट। आप जानते हैं हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूजर। ठीक है, तो ये 4 जो कंपोनेंट है इसके हमें पता होना चाहिए। हार्डवेयर आप जानते हैं लाइक सीपीयू एंड उसकी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, लाइक वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, कंपाइलर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये सारे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हो जाते हैं। ठीक है, इट वेज इन विच दिस रिसोर्सेज यूज टू सॉल्व द यूजर कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है हार्डवेयर और कोऑर्डिनेट्स को, जो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए होते हैं या यूजर इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक मान लो कि आप एक स्प्रेडशीट पे या फिर आप एक वर्ड प्रोसेसर पे वर्क कर रहे हो, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये इंटरफेस आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यहाँ पर हम यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कैसे कर पा रहा है? थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंपॉर्टेंट टू डील विथ द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लियर है, आगे देखते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड डेटा। आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के पास तीनों चीजें होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। ये तीनों चीजों से ही गेम खेलता है, समझ रहे हो ना। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें बताता है कि हम कैसे इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करें डेटा में या ऑपरेशंस में। क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट के जैसे काम करता है। गवर्नमेंट इज लाइक कि गवर्नमेंट
किसी फंक्शन को नहीं करती खुद से, वो खाली इन्वायरमेंट एक ऐसा बनाती है जैसे कि जिससे सारे अदर प्रोग्राम्स काम करें। लाइक हम मान लो कि अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स बना रही तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम हैं, हम उसको मानेंगे तभी वो रूल एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है? सो यहाँ पर यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार के रूल्स बनाती है या एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, to understand more fully operating system role, what is the next operating system has a two viewpoint, user viewpoint और एक system viewpoint। तो हम दोनों ही viewpoint से समझते हैं। तो यूजर व्यू पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं। तो कंप्यूटर वेराइज अकॉर्डिंग टू इंटरफेस बीइंग यूज्ड। कंप्यूटर यूजर सीट लैपटॉप्स इन फ्रंट ऑफ पीसी कंसिस्टिंग मॉनिटर कीबोर्ड माउस। अब यूजर के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या है, तो हम जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हमको क्या दिखता है, या लैपटॉप के सामने तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ऑब्वियसली अगर अभी मैं आपको एक लैपटॉप के थ्रू समझा रही हूँ, क्लियर है, तो मेरे सामने एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम जो है यूजर के लिए, एक यूजर का व्यू होता है और मोनोपोलाइज इट्स रिसोर्सेज। इसका गोल होता है कि हम जितना हो सके मैक्सिमाइज वर्क करें और यूजर का परफॉर्मेंस अच्छा करें। ठीक है, अब देखो कैसे यूजर है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, और यहाँ पर है हमारा हार्डवेयर। सो ये सब एक दूसरे से डील करते हैं वन बाय वन। आप डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को नहीं एक्सेस कर सकता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आगे देखते हैं सम कंप्यूटर ए लिटिल और नो यूजर व्यू। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास कोई यूजर व्यू नहीं होते, लाइक एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ठीक है, जो होम डिवाइसेस होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, may have a numeric keypads, may have a turn indicator lights, बट वहां पर कोई, जैसे कि मान लो कि हमारी बाइक है या ऑटोमोबाइल्स है तो वहां पर सिर्फ इंडिकेटर स्लाइड वगैरह होते हैं, तो वहां पर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी जगह यूज होता है, ठीक है, विदाउट यूजर इंटरेक्शन। अब सिस्टम व्यू समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन प्रोग्राम मोस्ट इंटरमीडिएटली इन्वॉल्व द हार्डवेयर। आप हार्डवेयर से डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना, तो ये सिस्टम व्यू हो जाएगा। वी कैन व्यू एज एन सिस्टम एज अ रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, हम व्यू को कैसे देख सकते हैं, एज अ रिसोर्स एलोकेटर, जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, that may have required to solve the problem of CPU time, memory space, storage space and input output device। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है हमारे लिए, रिसोर्सेस। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, हम वही चीजें समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अ मोर कॉमन डेफिनेशन एंड वन ऑफ द यूजुअली फॉलो इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोग्राम है और वो हर टाइम चलता रहता है कंप्यूटर में। ठीक है, यूजुअली इट इज कॉल्ड अ कर्नल। ठीक है, दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं, आप जानते हैं, कर्नल मोड और यूजर मोड। कर्नल मोड कभी भी नहीं रुकता है, अगर कर्नल मोड रुक गया तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम बंद हो। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट नेसेसरी टू पार्ट ऑफ कर्नल। ठीक है, एक होता है हमारा सिस्टम प्रोग्राम बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ कर्नल। ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम which include the all program not associated with operating system of the system। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज हमने यहाँ से सीखी कि कर्नल मोड जो है ऑलवेज चलता रहता है, सिस्टम प्रोग्राम जो है वो कनेक्टेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, बट वो हो सकता है वो कर्नल मोड से नहीं कनेक्टेड हो। और एप्लीकेशन प्रोग्राम का भी सेम फंडा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब क्या, MS वर्ड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो यूजर को प्रोवाइड करवाता है। इन अ समरी, फॉर आवर पर्पस operating system including running kernel mode, middleware frameworks to aid the application development to provide the feature। ठीक है, यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा एक रनिंग कर्नल होना चाहिए, एक मिडिलवेयर फ्रेमवर्क्स होना चाहिए, एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए जो हमें प्रोवाइड करे फीचर्स। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स होने चाहिए, मैनेजिंग द सिस्टम्स वाइल इट इज रनिंग। जब हम कोई सिस्टम चला रहे हैं, मान लो कि अगर मैंने एक ब्राउजर ओपन कर रखा है तो ये एफिशिएंटली चलना चाहिए। ठीक है, mostly the text concerned with the kernels of general purpose operating system, but other components are discussed as a needed to fully explain operating system designs and operations। क्या बोल रहा है कि जो हम टेक्स्ट कंसर्न करते हैं थ्रू द कर्नल मोड, तो यहाँ पर हम जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, लेकिन अदर कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल्ली डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द यूजर व्यू एंड कर्नल व्यूज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
अभी तक हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट वन और मोर सीपीयू। आप जानते हैं कि एक या एक से ज्यादा सीपीयूज यहाँ पर हो सकते हैं। नंबर ऑफ डिवाइसेस कंट्रोलर्स कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन बस। आप जानते हैं कि हमारा जो सीपीयू या हार्डवेयर है वो एक कॉमन बस के थ्रू कनेक्टेड रहता है जो डेटा को कैरी करता है। ठीक है, एक्सेस बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव अ डिवाइस ड्राइवर। इच डिवाइस ड्राइवर को कंट्रोल करता है। लाइक देखो, अगर मैंने अपने लैपटॉप से एक माउस कनेक्ट कराए तो अब वो क्या करेगा, तो डिवाइस ड्राइवर जो है इस माउस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। द डिवाइस ड्राइवर अंडरस्टैंड द डिवाइस कंट्रोलर एंड प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद यूनिफॉर्म इंटरफेस टू द डिवाइसेस। ठीक है, तो ये डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस को कंट्रोल करेगा और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस को हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं एफिशिएंटली हमारे यूज किससे माउस से वर्क कर पा रही हूँ, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ए टिपिकली पीसी कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है, जैसे कि सीपीयू है, डिस्क कंट्रोलर है, यूएसबी कंट्रोलर है, ग्राफिक्स एडाप्टर है ना। तो अब देखो, डिस्क कंट्रोलर किसको यूज करेगा, डिस्क को, यूएसबी कंट्रोलर माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, और ग्राफिक एडाप्टर मॉनिटर को। तो ये अपने अपनी सिस्टम बस जो है ये कैरी करती हैं सारी चीजें। ठीक है, आगे समझते हैं इंटरप्ट क्या होता है। तो इंटरप्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। For other operations, the device's drivers return the status of information write complete successfully और device busy। ठीक है, देखो एक चीज समझो कि मान लो कि अगर मैंने कुछ इंटरप्ट अकर किया है, मेरे डिवाइस ड्राइवर मुझे स्टेटस बताएगा कि डिवाइस बिजी है या नहीं। जैसे कि मान लो कि मैं कोई फंक्शन रन कर रहा है और सडनली मैंने अल्ट F4 दबा दिया, तो अब क्या हुआ, एक इंटरप्ट जनरेट हुआ कि यूजर की तरफ से कि मेरे को अपना सिस्टम ऑफ करना है। ठीक है, सो अगर मान लो कि मेरा कोई ऑलरेडी फंक्शन होगा, चल रहा होगा, लाइक मैंने अगर कोई अपडेट किया है या रीस्टार्ट किया है, तो वहां मेरा विंडो करप्ट हो सकता है। तो ये चीजें क्या हो जाती है, ये चीजें होती है कि आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन चल रहा है और आपने एकदम से कोई इंटरप्ट जनरेट कर दिया, तो अगर वो कर्नल मोड में होगा तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल मोड में होगा या यूजर मोड में होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बट हाउ डज द कंट्रोलर इन्फॉर्म द डिवाइस ड्राइवर दैट हैज फिनिश द ऑपरेशन। तो उसको कैसे पता चलता है कि हम कैसे फिनिश करें, तो इंटरप्ट के थ्रू। ठीक है, इंटरप्ट जो है जनरेट करते हैं तो पहले उसको एक मैसेज मिलेगा कि इंटरप्ट आ रहा है, इंटरप्ट जनरेट हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली वो उस पर इफेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर इंटरप्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर है एक सीपीयू इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो ये स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स आप याद रखें। पहला है हमारा स्टेप सीपीयू, यहाँ पे है डिवाइस ड्राइवर इनिशिएट इनपुट आउटपुट। फिर इनिशिएट हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट। सेकेंड स्टेप हो जाएगी, थर्ड स्टेप हो जाएगी कि इनपुट रेडी आउटपुट कंप्लीट और एरर जनरेट इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है, इनपुट रेडी है, आउटपुट कंप्लीट हो गया, लेकिन एरर जनरेट हुआ है इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू। तो फिर फोर्थ स्टेप यहाँ पर हो जाएगी हमारी कि सीपीयू रिसीव इंटरप्ट। अब सीपीयू को इंटरप्ट मिला है थ्रू थर्ड स्टेप ट्रांसफर कंट्रोल टू इंटरप्ट हैंडलर। अब ये किसको हैंडल करेगा, इंटरप्ट हैंडलर को। इंटरप्ट हैंडल को अपना जो सीपीयू है ट्रांसफर कर देगा। फिर इंटरप्ट हैंडल जो है प्रोसेस करेगा डेटा को और रिटर्न करेगा इंटरप्ट। ठीक है, फिर लास्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी कि सीपीयू रेज्यूम्स प्रोसेसिंग ऑफ द इंटरप्ट टास्क। जो सीपीयू यहाँ पर प्रोसेस कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द इनपुट आउटपुट साइकिल। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने आपको ये बताई है। ठीक है, 2 इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइंस होती हैं, आप जानते हैं। वन इज नॉन मास्केबल। ठीक है, इंटरप्ट नॉन मास्केबल मतलब क्या, नाम से स्पष्ट, जिसको आप कवर नहीं कर सकते, जिसको आप छुपा नहीं सकते, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी होती है इसके पास अपनी। ठीक है, और सेकंड होता है मास्केबल, जिसको आप थोड़े टाइम के लिए मास्क लगा सकते हो। ठीक है, आप उसको छुपा सकते हो। ठीक है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सोर्स स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द लोड इंस्ट्रक्शंस ओनली फ्रॉम मेमोरी। आप जानते हैं कि हम जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से लोड करता है, मेमोरी से। और मेमोरी लोड करती है, लोडेड इनटू मेमोरी रन, है ना, मतलब अगर हमने मेमोरी में लोड कर दिया मेमोरी से तो वो रन करेगा। उसके बाद क्या होगा, देयर प्रोग्राम्स फ्रॉम रीराइटेबल मेमोरी इज कॉल्ड मेमोरी। जो मेमोरी रीराइटेबल हो सकती है उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, विच इज रैम। ठीक है, it is commonly implementation as a semiconductor technology is called a dynamic random access memory।
देखो डी रैम मतलब क्या होता है कि जहां पर आप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रन अ कंप्यूटर पावर ऑन बूट स्ट्रैम प्रोग्राम्स विच देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया है, पीसी ऑन किया है, और आपको जैसे आपने उसको ऑन किया तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन करता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ये किसके थ्रू करते हैं हम, रोम के थ्रू, ठीक है। रोम यानी परमानेंट, ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। सिंस रैम इज अ वोलेटाइल, जहां पर लॉस हो जाता है कंटेंट का जब पावर ऑफ करते हैं। मान लो मैं किसी स्लाइड पे काम कर रही हूँ और जैसे लाइट गई, स्विच ऑफ हुआ है, कुछ भी हुआ, बैटरी लॉस हो गई, तो मेरा जो डेटा है वो भी लॉस हो जाएगा। तो वहां हम प्राइमरी मेमोरी को यूज करते हैं। अब वाई वी आर यूज्ड प्राइमरी मेमोरी, जस्ट बिकॉज कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो सिंपल मतलब वो फास्ट करना है, तो वहां पर हम प्राइमरी मेमोरी को यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हमें क्या देती है, स्पीड प्रोवाइड करती है, ठीक है। वी कैन ट्रस्ट इन द होल्ड ऑफ बूट स्ट्रैम प्रोग्राम इंस्टेंट दिस सम अदर पर्पस। आप जानते हैं कि बूट स्ट्रैम प्रोग्राम को हम यूज करते हैं, लेकिन हम फिर भी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदर पर्पस के लिए, एक फिर्मवेयर के रूप में, ठीक है। स्टोरेज ऑफ दिस इन फ्रिक्वेंटली राइटन टू नॉन वोलेटाइल, ठीक है। इसको नॉन वोलेटाइल बनाने के लिए ईप्रोम का इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामर, कि आप इसको इरेज कर सकते हो। एक बार आपने इसमें डेटा अपलोड कर दिया, फिर आप इसमें इसको इरेज करके अगेन से भी आप इसमें डेटा फिल कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं टिपिकली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन साइकिल एग्जीक्यूटेड ऑन अ सिस्टम विथ नॉन वेम आर्किटेक्चर, ठीक है। नॉन वेम आर्किटेक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ना इट इज फर्स्ट आर्किटेक्चर वी कैन से दैट, और यहाँ पर सीपीयू से रिलेटेड ये होता है ना। फर्स्ट फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सबसे पहला काम आता है फेच, ठीक है, फेच करेंगे हम, स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद स्टोर में कॉज ऑपरेंड, फेच फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है, स्टोर्ड इन सम इंटरनल रजिस्टर, ठीक है। आफ्टर इंसर्शन ऑपरेशन हैज बीन एग्जीक्यूटेड, अपन क्या करेंगे, स्टोर्ड इन अ बैक ऑफ द मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, फेच करा इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको स्टोर करेंगे ऑपरेंड्स को, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर अदर उसमें इंटरनल्स रजिस्टर में स्टोर करेंगे, और फिर हम फाइनली उसको क्या कर देंगे, वापिस से मेमोरी में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द वेनम आर्किटेक्चर। आगे देखते हैं मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज, आप जानते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, विच प्रोवाइड्स अ स्टोरेज फॉर बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा। ये क्या करता है, स्टोर करता है प्रोग्राम्स को और डेटा को, ठीक है। अदर पॉसिबल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैशे मेमोरी, सीडी रोम, ब्लू रे, मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि टर्शरी मेमोरी को यूज करते हैं, ठीक है। सो स्लो होते हैं थोड़े से बट लार्ज होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं स्पेशल पर्पस टू स्टोर द बैकअप कॉपीज, लेकिन हम काय के लिए यूज करते हैं, बैकअप कॉपीज के लिए। इसको हम टर्शरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक हिरारिकी इंपॉर्टेंट है, सबसे सबसे फास्टेस्ट होती है रजिस्टर, बट ये महंगी होती है, एज ए कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज वाई कि हम रजिस्टर यूज नहीं कर पाते, मतलब करते हैं पर जहां पर कॉस्ट बहुत लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आती कैशे मेमोरी विच इज थोड़ी सी कम स्पीड होती है इसकी रजिस्टर से। फिर नेक्स्ट आती है मेन मेमोरी, इट इज ऑल्सो लेस देन मेन मेमोरी, मतलब यहाँ पर हम यहाँ से हम ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं तो ये फास्टर बनती जा रही है, ठीक है, और ये महंगी भी होती जा रही है, ऑब्वियसली इनकी कॉस्ट भी है, ठीक है। और साइज में या स्टोरेज कैपेसिटी में देखो, ये स्टोर कम करेगी, ठीक है, तो ये स्टोर कम करेगी, तो इसका एक डिसएडवांटेज है, स्मॉलर है। और मैग्नेटिक टेप्स जहां पर सबसे लार्ज स्टोर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये एक्सेस टाइम, जितनी जल्दी एक्सेस टाइम फास्टेस्ट किसका होगा, इसका, और एक्सेस टाइम से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी लाइक पेन ड्राइव्स हो गया, है ना, ये सारी चीजें, हार्ड ड्राइव्स हो गया, ऑप्टिकल डिस्क इसके बाद, और मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। सो दिस इज द हिरारिकी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट प्लीज, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। A large portion of operating system is dedicated a managing input output, both important for reliability and performance of the system varying in the nature. इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए आईएमपी होता है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट इनपुट आउटपुट ड्राइवन moving small amount of data can be produced high overhead when use the bulk of data such as NVS इनपुट आउटपुट, नॉन वेम सिस्टम, ठीक है, इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, इसको यूज करते हैं हम जब हमारे पास बल्क ऑफ डेटा आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम डीएमए को यूज कब करेंगे, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा एक साथ होता है, तो आप उसको सीपीयू में
आप उसको सीपीयू में मतलब अपलोड करने के लिए आप इनपुट आउटपुट से मतलब सीपीयू से थर्ड टाइम के लिए एक्सेस लोगे विद परमिशन, और फिर आप इजीली उसको अपने डेटा को इंटरप्ट कर सकते हो, अपने डेटा को डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं हम, थर्ड टाइम के लिए ही ये चीजें, ये प्रोसेस होती है पूरी, है ना। और आप जैसे आपका काम हो जाता है तो सीपीयू अगेन अपने हाथ में एक्सेस ले लेता है, ठीक है। Some high-ended systems is smaller rather than a bus architecture. On this system, multiple components can talk on other components concurrently. कुछ हाई एंड सिस्टम्स होते हैं मतलब बस आर्किटेक्चर की बजाय, जहां पर कंपोनेंट्स जो है एक साथ काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग ऑफ साइकिल्स ऑन अ शेयर्ड बस, जैसे कि डीएमए में होता है, मोर इफेक्टिव, इसीलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि हम कॉन्करेंटली एक साथ बहुत सारे डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर, जहां पर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है। आप जानते हैं यहाँ पे एक ही प्रोसेसर होगा। एक कोर इज अ कंपोनेंट दैट एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस एंड रजिस्टर टू स्टोर डेटा लोकली। तो यहाँ पे कोर की डेफिनेशन है, कोर एक कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। यहाँ पर ऑब्वियसली मल्टी प्रोसेसर्स होंगे, है ना, जैसे कि नाउ डोमिनेटिंग एज ए लैंडस्केप ऑफ कंप्यूटिंग, जहां पर टू और मोर प्रोसेसर्स होंगे विद सिंगल कोर सीपीयू। सिंगल कोर सीपीयू होगा लेकिन प्रोसेसर कितने होंगे, टू और मोर देन, ठीक है। द प्रोसेसर शेयर द कंप्यूटर बस एंड समटाइम्स द क्लॉक, मेमोरीज एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, प्रोसेसर जो शेयर करेगा बस, क्लॉक और मेमोरी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, देखो डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की कंपोनेंट्स देख लो। सीपीयू एक हार्डवेयर होता है जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। प्रोसेसर एक फिजिकल चिप होती है जो कंटेन करती है एक या एक से ज्यादा सीपीयूज को, ठीक है। कोर द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो कोर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मल्टी कोर इंक्लूडिंग द मल्टीपल कंप्यूटिंग कोर इन द सेम सीपीयू, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसर इंक्लूडिंग द मल्टी प्रोसेसर, क्लियर है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्लस्टर्ड सिस्टम। तो हमने सिंगल सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम और क्लस्टर सिस्टम देख रहे हैं अब हम। तो विच गैदर द टुगेदर ऑफ मल्टीपल सीपीयू, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज होंगे, है ना, आर कंपोज्ड टू और मोर इंडिविजुअल सिस्टम्स और नोड और जॉइंट टुगेदर, ठीक है, विच इज लॉसली कपल्ड और हाईली अवेलेबिलिटी सर्विस, ठीक है। तो क्लस्टर सिस्टम की चीजें याद रखना, विच इज क्लस्टर सिस्टम में हमारे पास लॉसली कपल्ड होता है और हाईली अवेलेबिलिटी सर्विस को प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑपरेशंस। तो हम इसके ऑपरेशन समझ लेते हैं। सबसे पहला था हडूप, इट इज इंपॉर्टेंट। देखो ये हडूप से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस ऑफ लार्ज डेटा। आप जानते हैं कि आज के टाइम पे हम हमारा डेटा एक जगह एकत्रित नहीं रख सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर खतरा होता है क्रैश होने का। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखते हैं अलग अलग जगह पे, इसकी कॉपी बना बना के, जिससे क्या होता है कि अगर एक सिस्टम, मान लो कि मैं यूजर हूं, एज ए यूजर मुझे अपना डेटा एक्सेस करना है, तो अगर मान लो कि मैंने यहीं पे डेटा रखा है तो फिर क्रैश हो गया तो दिक्कत आएगी। इसीलिए अगर यहाँ से क्रैश हो गया या यहाँ से क्रैश हो गया तो मैं यहाँ से इसको एक्सेस करवा पाऊंगी, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज करते हैं, इज नॉन एज बिग डेटा, ठीक है। क्लस्टर्ड सिस्टम कंटेनिंग सिंपल्स लो कॉस्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप की कुछ फंक्शनैलिटीज है, 3 कंपोनेंट्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो मैनेज करता है डेटा को, फाइल्स को, है ना। और यहाँ पर द यारन यानी कि येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये याद रखना आप। हडूप के अंदर हम ये यूज करते हैं फ्रेमवर्क जो मैनेज करता है विथ इन द क्लस्टर एज शेड्यूलिंग द टास्क और नोड इन द क्लस्टर, ठीक है। मे प्रोड्यूस विच अलाउज टू पैरेलल प्रोसेसिंग और डेटा अक्रॉस द क्लस्टर। अब देखो मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि 3 कंपोनेंट्स जो हैं, अब आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा कि 3 कंपोनेंट आपको दे देंगे और एक चौथा कुछ अलग दे देंगे, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है हडूप का, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर ये लगाना है क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक है। Hadoop is designed to run on a Linux system. It can be written usually several programming like scripting language such as PHP, Perl और Python, ठीक है। So Hadoop के बारे में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने, ठीक है, प्राप्त करी। आगे देखते हैं,
Some services are provided outside of the kernel by system programs that are loaded into memory at the boot time to become a system dynamos which runs entire time of kernel is running. ठीक है, तो देखो जो कर्नल है वो हर टाइम रन कैसे कर पाता है, बिकम अ सिस्टम डायनामोस, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट यूजर के द्वारा की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, है ना, तो उस एग्जीक्यूटिंग स्पेशल ऑपरेशन के लिए तो हम उसको क्या करते हैं, सिस्टम कॉल करते हैं। यानी कि हम ऑपरेटिंग ओएस है हमारा, ठीक है, जो कर्नल से रिलेटेड होता है। ठीक है, यूजर जो है रिक्वेस्ट करेगा, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और यही रिक्वेस्ट जो है ये सिस्टम कॉल कहलाती है कि हम सिस्टम को कॉल कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूशन मेरे हाथ में दे दो, मुझे अपना डेटा ट्रांसफर करना है, ये काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। आपका पर्पस ये रहता है कि सीपीयू जितना हो सके यूटिलाइज किया जाए, एज वेल एज कीपिंग यूजर सेटिस्फाई, और यूजर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम सीपीयू इज ऑलवेज वन टू एग्जीक्यूट। ठीक है, प्रोग्राम सिस्टम, अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन टर्म प्रोसेस। ठीक है, और जो प्रोग्राम हम कहते हैं उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग मत का जो मेन पर्पस क्या होता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ रन कर सकते हैं, यानी मल्टीपल प्रोसेस को। ठीक है, मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। सीपीयू एग्जीक्यूटेड मल्टीपल प्रोसेस बाय स्विचिंग अमॉन्ग देम। ठीक है, स्विचेस अकर फ्रिक्वेंटली प्रोवाइडिंग अ यूजर विद अ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो हमारा मल्टीटास्किंग जो है वो प्रोवाइड करता है फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूल मोड एंड मल्टी मोड। ठीक है, वी नीड टू सेपरेट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यूजर मोड, ठीक है, और कर्नल मोड। आपने देखा भी, ठीक है, कर्नल मोड को सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं, सिस्टम मोड भी कहते हैं, प्रिविलेज मोड भी कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अ बिट इज कॉल्ड अ मोड भी। ठीक है, एडेड टू हार्डवेयर ऑफ द कंपोनेंट इंडिकेट द मोड। अगर जीरो हुआ, अगर बिट जीरो है तो कर्नल मोड है, बिट 1 हुई तो यूजर मोड है। ठीक है, ड्यूल मोड ऑफ ऑपरेशंस प्रोवाइड यूज विद मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एरेंट यूजर। ड्यूल मोड का मतलब क्या है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं एरेंट यूजर से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म हो सकता है, क्योंकि वो मशीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, सो वहां पर हम क्या करते हैं, ड्यूल मोड को यूज करते हैं। ठीक है, ड्यूल मोड इज टोटली रिलेटेड विद कर्नल मोड, है ना, इसका पूरा इंस्ट्रक्शंस का हाथ में किसके होता है, कर्नल मोड के। ठीक है, सो ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, सीपीयू दैट सपोर्ट द वर्चुअलाइजेशन सेपरेट मोड टू इंडिकेट व्हेन वर्चुअल मशीन मैनेजर। ठीक है, तो सीपीयू जो है वो वर्चुअलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, किसके थ्रू, वर्चुअल मशीन मैनेजर। ठीक है, इन दिस मोड द वीएमएम हैज अ मोर प्रिविलेज देन यूजर प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं तो जब वीएमएम को आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर मोर प्रिविलेज होगा यूजर प्रोसेस से, लेकिन कर्नल से कम होगा। सबसे ज्यादा प्रिविलेज किसका होता है, कर्नल मोड का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वीएमएम, अगर हम इसको यूज करते हैं, और उसके बाद आता है यूजर का। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रिविलेज किसका होता है, तो कर्नल का। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइमर, आप जानते हैं कि देखो टाइमर का नाम ही है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टफ लूप, इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है या फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक टाइमर लगा देते हैं कि जब तक, बस इतने ही टाइम तक हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही अगर वो टाइमर खत्म होता है तो एक प्रकार का ये इंटरप्ट ही होता है ना, जो जनरेट करता है। हम एक फिक्स्ड उसको लाइक 1.5 60 सेकेंड तक हम उसको टाइमर दे देंगे कि भाई इतने टाइम तक ये यूज कर सकता है, इसके बाद हमारा वापिस से प्रिविलेज किसके पास आ जाएगा, कर्नल मोड में। ठीक है, सो ये टाइमर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज है, ए रिलेटेड कर्नल वेरिएबल जीपीआर विच इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइमर इंटरप्ट। तो जब आप कर्नल की बात करते हो या लाइनक्स टाइमर की बात करते हो ना, तो वहां पर आप जिप्स को यूज करोगे नंबर ऑफ टाइमर इंटरप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ चीजें आती है, सीपीयू लाइक मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस को मैनेज करना ऑब्वियसली। ठीक है, प्रोग्राम कैन डू नथिंग, प्रोग्राम कुछ नहीं कर सकता है, उसके इंस्ट्रक्शन जो है वो सब सीपीयू के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ए प्रोग्राम जैसे कि कंपाइलर होता है, इज अ प्रोसेस, एक वर्ड प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके द्वारा दी जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है। तो इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेते हैं क्या होती है।
क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, क्रिएट करना या डिलीट करना यूजर के जो प्रोसेस या सिस्टम के प्रोसेस, शेड्यूल करना प्रोसेस को, थ्रेड्स को ऑन द सीपीयू, सस्पेंड करना या रेज्यूम करना किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या प्रोवाइड करना मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 7 में, ठीक है। आगे देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, इसीलिए मैं इसको सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ क्योंकि हम इसको आगे भी पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, तो इसके भी हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटी देख लेते हैं। कीप ट्रैकिंग द विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड, विच प्रोसेस इज यूजिंग देम। हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा पार्ट मेमोरी का यूज हो रहा है, ठीक है। एलोकेट करना, डी एलोकेट करना मेमोरी स्पेस को अगर उसकी जरूरत है। डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डेटा मूव इनटू आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है, डिसाइडिंग करना कि कौन सी प्रोसेस जो है वो मूव करेगी आगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है फाइल सिस्टम को मैनेज करना, नाम से स्पष्ट है वैसे तो कि फाइल को मैनेज करेगा। क्रिएट और डिलीट करना फाइल को, क्रिएटिंग डिलीट डिक्शनरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल, ठीक है। सपोर्ट द प्रिमिटिव एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स ऑफ डिक्शनरी, मैपिंग करना फाइल को मास स्टोरेज के साथ, बेकिंग अप फाइल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं फाइल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है मास स्टोरेज मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल विद द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया मैनेजमेंट, जैसे कि माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग, फ्री माउंटिंग करना और अनमाउंटिंग करना, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन, डिस्क शेड्यूलिंग, पार्शनिंग एंड प्रोटेक्शन। तो इट इज द पार्ट ऑफ मास स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं कैशे मैनेजमेंट। तो इट इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, क्योंकि आप जानते हैं कैशे हम आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए कैशे को मैनेज करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी स्टोरेज की, तो उनके देखो रजिस्टर 1 KB स्टोर करता है साइज, कैशे 16 KB 16 MB, मेन मेमोरी 64 GB, सॉलिड स्टेट 1 TB, मैग्नेटिक डिस्क 10 TB, ठीक है। तो ये चार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रीड कर लें जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें तो मोस्ट IMP है। उसके बाद अगर आप देख सके तो मैनेज्ड बाय देख लेना, ये मैनेज्ड बाय इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ और एक्सेस टाइम से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये भले आप ना याद करें और ये ना याद करें, लेकिन ये 3-4 चीजें आप जरूर देख लें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डिस्क, फिर इसके बाद आता है मेन मेमोरी, फिर इसके बाद कैशे मेमोरी और हार्डवेयर रजिस्टर। तो रजिस्टर के पास सबसे ज्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, हम उसको जल्दी से एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, नाम से स्पष्ट है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। ए मेन मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट दैट इंक्लूडिंग बफर, कैशिंग और स्पूलिंग, ठीक है। ए जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस और ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन आप जानते हैं कि जब आप अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस प्रोसेसर और यूजर्स द रिसोर्सेज डिफाइंड बाय कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड मीन्स द स्पेसिफिक कंट्रोल्स इम्पोज टू कंट्रोल। प्रोटेक्शन कैन इम्प्रूव द रिलायबिलिटी। आप जानते हैं कि प्रोटेक्शन जो है वो जरूरी है रिलायबिलिटी के लिए। डिटेक्टिंग लेटेंट एरर एट द इंटरफेस बिटवीन द कंपोनेंट एंड सब सिस्टम। मान लो कि मैंने कोई ऐसा कोई रिसोर्स यूज करा है जो इंटरप्ट या एरर फ्री ना हो, तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम को रिलायबल नहीं बनाएगा, वो ज्यादा मतलब डिमोट वो कर देगा उसको, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी रिक्वायर्स द सिस्टम टू एबल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल इट्स यूजर। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द यूजर नेम एंड यूजर आइडेंटिफायर। तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, आइडेंटिफायर के, ठीक है। यूजर आईडी, पासवर्ड हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है यूजर को एब्स्ट्रैक्ट द हार्डवेयर ऑफ इट्स सिंगल कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइवर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। सेवरल डिफरेंट एग्जीक्यूशंस ऑफ द एनवायरनमेंट हम यहाँ यूज करते हैं, देयर बाय क्रिएटिंग इच सेपरेट इन्वायरमेंट इज ऑन प्राइवेट कंप्यूटर। मतलब वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या कि हमको एक ऐसा प्रतिबिंब होता है, हमको ऐसा दिखता है कि हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर है या प्राइवेट कंप्यूटर है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम हार्डवेयर, ठीक है।
A user is a virtual machine can switch among the various operating system. In some way, user can switch among the various processing running concurrently in a single operating system. मतलब वो एक साथ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को concurrently चला सकता है, ठीक है, थ्रू वर्चुअल मशीन। आगे देखते हैं। तो विंडोज वॉज द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअल मशीन एप्लीकेशंस, वर्चुअल मशीन मैनेजर्स, VMM रन्स अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक गेस्ट जैसे वर्क करता है, मैनेज द रिसोर्सेज यूज एंड प्रोटेक्ट द गेस्ट फ्रॉम द अदर, ठीक है। तो अगर हम इस वर्चुअल एमएम में काम करते हैं तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये हमें एज अ गेस्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और हम अपना प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, हडूप में कलेक्शन ऑफ फिजिकली सेपरेट पॉसिबल हेट्रोजेनियस कंप्यूटर सिस्टम आर नेटवर्क प्रोवाइडेड यूजर विद एक्सेस वेरियस रिसोर्सेज सिस्टम मेंटेन्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब क्या कि कलेक्शन ऑफ फिजिकली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, एक हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट जो डेटा होता है वो, ठीक है। एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज इंक्रीज द कंप्यूटेशन स्पीड और फंक्शनलिटीज और डेटा को अवेलेबिलिटीज और रिलायबिलिटी। तो ये सारी ही चीजें हम शेयर्ड रिसोर्सेज में एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डेटा तो आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आपके लिए अवेलेबिलिटी का फंक्शन खुल जाएगा, स्पीड से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि लेन, आप जानते हैं नेटवर्क जो है वो कैटेगराइज्ड होते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है लेन वेन के बारे में हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ चुके हैं। लेन मतलब रूम, बिल्डिंग्स, ठीक है। वेन मतलब बिल्डिंग्स या सिटीज, ग्लोबली आप बोल सकते हैं उसको। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन यानी कि बिल्डिंग या एक सिटी कह सकते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 802.11 इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। पर्सनल एरिया नेटवर्क लाइक आपका फोन आपके हेडसेट से कनेक्ट है थ्रू ब्लूटूथ, स्मार्टफोन्स आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो दैट इज बिलोंग्स टू पैन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ चीजें हैं विच इज रिगार्डिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप, है ना, क्योंकि आप ये सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो लिस्ट रिप्रेजेंट करती है कलेक्ट ऑफ डेटा वैल्यूज इन अ सीक्वेंस, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है, जो एक दूसरे से लिंक्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप की होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस वाले पोर्शन को हम डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें बता रही हूँ। लिंक लिस्ट जो होती है वो साइज के लिए वेराइंग करती है क्योंकि उसके पास अपनी अनलिमिटेड साइज होती है, ठीक है। इजीली इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक क्या होता है आप जानते हैं, जो लीफो को यूज करता है यानी कि पुश पॉप ऑपरेशन करता है। स्टैक में क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा यूज होता है, जो लास्ट में गया वो पहले आया, ठीक है। नेक्स्ट है, आप जानते हैं मैंने आपको बता दिया पुश और पॉप वाला। क्यू क्या यूज करता है, फीफो, इट्स लाइक क्यू ऑफ एनी रेलवे टिकट्स, हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन पे जो क्यूज लगी रहती है, तो ये फीफो है। हम इस एंड से पुश करते हैं या इस एंड से हम ऐड करते हैं और इस एंड से रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्री। तो डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट हिरारिकली, आप जानते हैं, है ना, जहाँ पे एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इन अ बाइनरी एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो सकते हैं, टर्म लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन लेस देन ऑलवेज इक्वल टू राइट चाइल्ड, ठीक है। तो ये एक फंक्शनैलिटी होती है ऑफ बाइनरी ट्री की, ठीक है। हैश फंक्शंस और मैप्स को आप यूज कर सकते हो जहां पर आपका डेटा जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज में रहेगा, और इंडेक्सिंग यहाँ पे होती है हैश फंक्शन में। इंडेक्सिंग करते हैं और आप इजीली उसको रिट्राइव कर पाते हो, ठीक है। आगे देखते हैं बिट मैप्स क्या होता है। तो बिट मैप्स एक स्ट्रिंग्स ऑफ एन बाइनरी डिजिट दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ एन आइटम, ठीक है। तो जो स्टेटस ऑफ एन आइटम्स को दिखाते हैं तो उसको हम बिट मैप्स कहते हैं। आगे देखते हैं, हमारा अगला है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है विच इज ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। तो वेब टेक्नोलॉजीज इज इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ स्ट्रेचिंग बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजीज में हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर को बहुत यूज करते थे, लाइक पोर्टल्स, वेब एक्सेसिबिलिटी, इंटरनल सर्वर्स, है ना। तो हम उस टाइम पे ये सारी चीजें यूज करते थे। ट्रेडिशनली मतलब क्या कि टाइम शेयरिंग विथ रेयर टुडे, आजकल हम ऐसा नहीं करते हैं। सेम शेड्यूलिंग स्टिल इन यूज ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या सर्वर, इवन मोबाइल में भी यूज करते हैं, बट फ्रिक्वेंटली ऑल प्रोसेसेस आर ऑन बाय सेम यूजर, ठीक है।
तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो है वो पहले के टाइम पे यूज की जाती थी, आजकल मोबाइल कंप्यूटिंग यूज होती है, ठीक है, जो कि हम स्मार्टफोन में हैंडल करते हैं, आप जानते हैं, जो पोर्टेबल होती है और लाइट वेट होती है, ठीक है। फिजिकल फीचर्स जैसे कि हमें प्रोवाइड होते हैं मोबाइल कंप्यूटर में। टू ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली डोमिनेटिंग इन मोबाइल कंप्यूटिंग, एप्पल आईओएस और गूगल एंड्रॉइड, ठीक है, मोस्टली मोबाइल में यही पाए जाते हैं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या आता है, जहां पर एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा, ठीक है। द फॉर्म ऑफ क्लाइंट सर्वर मैंने आपको बता दिया, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन कंप्यूटर सर्वर और फाइल सर्वर, दो टाइप से हो सकते हैं। कंप्यूटर सर्वर में कंप्यूटर रिलेटेड सारी चीजें होंगी, ठीक है, और फाइल में सारी चीजें फाइल से रिलेटेड होंगी, ठीक है। सो ये आप सर्वर देख सकते हैं, नेटवर्क, और यहाँ पर आप क्लाइंट डेस्कटॉप, क्लाइंट लैपटॉप, क्लाइंट है ना स्मार्टफोन, ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग, जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसा ही होता है एक तरह से। इन दिस मॉडल द क्लाइंट एंड सर्वर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे का वेट नहीं करते हैं, है ना, बस वो रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक वॉइस, हम जैसे कि हम कॉल पे बात करते हैं, तो पहले आप क्या करोगे, मतलब आपने क्या करा है, आप कनेक्ट करोगे वीडियो कॉल पे, अगर सामने वाला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो ही आप ऐड कर सकते हो, तो इसको हम पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि देखो वॉइस ओवर आईपी, जहां पर आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज नहीं होता है, नो सेंट्रलाइज सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर द कंप्यूटिंग स्टोरेज इवन एप्लीकेशन सर्विस एज अक्रॉस द, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि अब हम ऐसे बादल में कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, जैसे पब्लिक क्लाउड होता है जो कोई भी एनीवन टू विलिंग खरीद सकता है पे करके। प्राइवेट क्लाउड होता है जो कंपनी खुद के लिए यूज बनाती है। हाइब्रिड होता है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है, ठीक है। जहाँ अब देखो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना, वहां पर हम तीन चीजें यूज करते हैं, सास, पास और आस, ठीक है। एस मतलब वन एप्लीकेशन, वन और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है, रेडी एप्लीकेशन इंटरनेट, ठीक है, जैसे कि डेटाबेस सर्विस। और जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब स्प्रेडशीट, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब क्या होता है कि जहां पर आप बैकअप द कॉपीज रख सकते हो अपने डेटा की, ठीक है, तो वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होता है, ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, जहां पर आप रियल टाइम पे कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हो, रियल टाइम पे उस चीज को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज के लिए कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको लगता है आप उसको पैसे नहीं देते हो, लेकिन आप पहले ही जब आप लैपटॉप खरीदोगे ना तो आपको उसके ऑलरेडी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। GNU लाइनक्स आप किसके लिए यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पर हम और डिटेल में इसको देखेंगे। 1991 में इसको बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी एक प्रकार का फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। BSD यूनिक्स हैज अ लॉन्गर ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री देन लिनक्स, ठीक है, लाइनक्स से पहले यूज किया जाता था। सोलरिस इज ऑल्सो कमर्शियल यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, ठीक है। सो आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में डिटेल्स में, और बाकी समरीज आप पढ़ लेना। एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाली थी विच इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो अवेलेबल होता है, जिसका सोर्स कोड तो जो हो सकते हैं, जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो अलाउ करते हैं नो कॉस्ट यूज, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लाइक JNU लाइनक्स, फ्री BSD, सोलरी इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। आई नो कि ज्यादा बिल्कुल लेंथी हो गया है, बट इट इज ऑल इम्पोर्टेंट। हमने आज जितनी भी चीजें देखी, मैं ट्राई करूंगी आगे के लेक्चर इतना लेंथी ना हो, लेकिन ये इंट्रो था, इसीलिए इंट्रो में हमने सारी ही चीजें कवर करी है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।